महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक नेता के बेटे की शादी का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। शादी के समारोह में शरीक होने के लिए हजारों की भीड़ जमा हो गई। बीजेपी के पूर्व विधायक शिवाजीराव कर्डिले के बेटे की शादी थी, जिसमें राज्य के कई बड़े नेता शामिल हुए। हजारों की इस भीड़ में कोरोना से जुड़ी सारी पाबंदियों की धज्जियां उड़ाई गई। ना कहीं मास्क दिखा और ना ही कहीं दूरियों का पालन किया गया, वो भी तब जबकि महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। ये वीडियो 29 दिसंबर का बताया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र में इससे 3 दिन पहले से ही नाइट कर्फ्यू समेत कई सख्त पाबंदियां लागू हैं। हैरानी की बात तो यह कि इतना बड़ा कार्यक्रम कहीं गुपचुप तरीके से नहीं हो रहा था, बल्कि महाराष्ट्र पुलिस ही कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के इंतजाम कर रही थी। और शादी का यह इतना बड़ा कार्यक्रम तब हुआ जबकि राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाए हुए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी इतनी भारी भीड़ जुटाई गई जहां मास्क और जरूरी दूरी जैसे कोरोना के नियमों का पालन तक भी नहीं किया गया। हैरानी की बात तो यह कि ऐसा महाराष्ट्र पुलिस की आंखों के सामने और उनकी मौजूदगी में हुआ, जबकि इस कार्यक्रम में राज्य के कई बड़े नेता भी शामिल होने के लिए पहुंचे, जो शादी के वीडियो में भी साफ देखे गए। मतलब यह कि पब्लिक के लिए नए साल पर सख्त पाबंदियां भले ही लगा दी गई हों, लेकिन नेता कोई नियम नहीं मान रहे, क्योंकि ये वीडियो एक नेता के बेटे की शादी का है, जो महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद हुई। कर्फ्यू तो क्या, किसी भी सरकारी पाबंदी का भी जरा भी असर नहीं दिखा। और इसीलिए पूर्व विधायक के बेटे की शादी में हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई, बल्कि शादी का तो बस नाम ही दिखा। जिस तरह का वीडियो सामने आया उसे देखकर तो ऐसा लगने लगा जैसे कोई चुनावी रैली हो रही हो। करीब 2 एकड़ का लंबा चौड़ा मैदान, दूर दूर तक कुर्सियों पर बैठे लोग, हजारों की भीड़, ऊपर से भाषणबाजी का शोर। आशीर्वाद देण्यासाठी या ठिकाणी पालकी से ले जाई जा रही दुल्हन दिखी तो जाकर पता चला कि वीडियो शादी का है। बैठने का इंतजाम भी बिल्कुल सियासी रैली जैसा। सामने हजारों लोग मैदान में लगी कुर्सियों पर और उनके आगे बने मंच पर नेताओं के सोफों पर राज्य के एक से बढ़कर एक कद्दावर नेता बैठे रहे। लेकिन लोकतंत्र ऐसा कि न पब्लिक के चेहरे पर मास्क और न ही नेताओं के चेहरों पर मास्क। सामने हजारों की भीड़ ऐसी कि दूरी का लिहाज तो मुमकिन ही नहीं। नेता दूल्हा दुल्हन से मिलने और उन्हें आशीर्वाद देने भी पहुंचे, लेकिन मास्क उस वक्त भी नहीं दिखा। शादी में सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस की तैनाती की गई। वही महाराष्ट्र पुलिस जो कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए डंडे चलाती है, लेकिन जहां नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती रहीं, वहां पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात रहे। ये वीडियो पुराना नहीं बल्कि 29 दिसंबर की रात का है, जब महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगे 4 दिन बीत चुके थे। मतलब यह कि नेता ही सरकारी निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन यह अकेला ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसमें कोरोना से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग जगहों से ऐसे कई कार्यक्रमों के वीडियो आए जिनमें नाइट कर्फ्यू का मजाक बनाया गया। जिनमें एक है नवी मुंबई के डिप्टी मेयर का जन्मदिन। डिप्टी मेयर का जन्मदिन धूमधाम से मनाने के लिए लोग मास्क लगाना भूल गए। बेतहाशा भीड़ जमा हो गई। लोग जश्न में इतना खो गए कि कोरोना को तो पूरी तरह से भूल गए। जबकि नवी मुंबई में भी नगर निगम लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। ऐसा ही वीडियो बीजेपी के विधायक नारायण कुचे की भतीजी की शादी का सामने आया। यह शादी औरंगाबाद में हुई, जहां किसी को भी कोरोना से जुड़े निर्देशों और नियमों का पालन करना याद नहीं रहा। ये सभी वीडियो 29 दिसंबर के हैं, मतलब तब के जब राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था। नाइट कर्फ्यू के दौरान एक और जश्न बीड़ जिले में भी हुआ, जहां पूर्व विधायक बाजीराव जगताप के बेटे की शादी हुई और भारी भीड़ जमा हो गई। और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। वहां कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने इसका विरोध किया और उसके कई कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर कांग्रेस के लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। सामने आई तस्वीर में इस दौरान कुछ लोग पथराव करते हुए भी दिखे, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। अचानक हुए इस हमले से कांग्रेस के कई कार्यकर्ता घबरा गए और आनन फानन में पुतला जलाकर भाग खड़े हुए, लेकिन कुछ कार्यकर्ता हमला करने वालों से भिड़ गए। इसी बीच कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को हंगामा कर रहे लोगों ने दबोच लिया और फिर उसके साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान वहां बीच बचाव कर रहे पुलिसकर्मी भी दिखे, लेकिन उनकी ये कोशिश पूरी तरह नाकाम रही, क्योंकि मामला शांत होने के बजाय और बढ़ गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ के लोग पूरी तैयारी के साथ फिर आमने सामने आ गए और उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हों। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दोनों पार्टियों के लोग 2-2 हाथ होने को फिर तैयार दिखे। इसी बीच कांग्रेस की तरफ से किसी ने पथराव शुरू कर दिया।
फिर क्या था, वो इलाका अखाड़े में तब्दील हो गया। वहां मौजूद पुलिस भी उन्हें रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन भला वहां कौन सुनने वाला था। सब ऐसा लगा कि मारपीट करने ही आए हों। इसके बाद पुलिस वालों ने भी मोर्चा संभाला और मामले को शांत करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। हालात जब नॉर्मल हुए तो पुलिस ने पथराव और मारपीट करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। पथराव हुआ है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम गिरफ्तारी भी होगी उनकी। बताया गया कि इस घटना में 2 पुलिसकर्मी समेत दोनों पार्टियों के कुछ कार्यकर्ता भी घायल हो गए। इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। खून जमा देने वाली ठंड में रूस की सेना के कुछ जवानों ने खबरोव्स्क शहर में AK-12 राइफल्स से अभ्यास किया। 6 किलो की रूस की यह सबसे आधुनिक राइफल 800 मीटर की दूरी से 1 मिनट में करीब 700 राउंड फायर करने की क्षमता रखती है, जिसे खबरोव्स्क के एक ट्रेनिंग ग्राउंड में रूस की सेना के जवान हाथों में लेकर आगे बढ़े। जिस बर्फ में थोड़ी देर रहने भर से ही पैर जवाब दे देते हैं, उस पर सेना के इन जवानों ने अभ्यास किया। ये समझकर कि सामने दुश्मन बाहें ताने खड़ा है, वो अलग अलग जगहों से उस पर निशाना साधने से नहीं चूके। कभी रूस की सेना के ये जवान दौड़ते हुए बर्फ पर घिसटकर घुटनों के बल बैठ गए, तो कभी कटीले तारों के नीचे से रेंगते रेंगते दुश्मन को निशाने पर लेने का उन्होंने अभ्यास किया। और यूपी के अलीगढ़ में कोरोना से ठीक हो चुकी एक महिला को मुआवजे के लिए फोन किया गया। दावा किया गया कि यूपी के अलीगढ़ में कोरोना से ठीक हो चुकी एक महिला को मुआवजे के लिए फोन किया गया। बताया गया कि राज्य में कोरोना से मौत के बाद मुआवजे के लिए बने पोर्टल पर इस महिला का नाम भी शामिल था, जिसकी वजह से ये फोन किया गया। हालांकि मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस गलती को सुधार लिया। यूपी में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को सरकार की तरफ से इन दिनों 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। महिला जिंदा हैं, जिनका नाम मृतक की सूची में पूर्व CMO द्वारा भेज दिया गया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री के पास से 43 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद की गई। आरिफ नाम का ये आरोपी दिल्ली से दुबई जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज से जुड़े ICC के मैच रेफरी डेविड बून की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद चौथे टेस्ट में उनकी जगह नए रेफरी को शामिल करने का फैसला लिया गया। मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सिडनी में 5 जनवरी से चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा। कोरोना की वजह से लागू पाबंदियों के बीच जयपुर में नए साल के जश्न के लिए भीड़ जुटने लगी है। राजस्थान में राज्य सरकार ने नए साल के जश्न के लिए नाइट कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट दी और यही वजह रही कि सैलानियों के बड़ी संख्या में वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। लोग यहां पर आ रहे हैं, लेकिन उतनी तेजी से कोरोना फैल रहा। 2022 के स्वागत के लिए वहां जुटे सैलानियों में जिनसे बात की गई, उन्होंने भी माना कि सावधानी जरूरी है। फॉलो कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स को भी और एंजॉय भी कर रहे हैं। वहीं जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी ने लोगों से अपील की कि वो कोरोना के टीके की दोनों डोज बिना देर किए लगवा लें। जल्दी जल्दी अपने वैक्सीन प्रोग्राम पूरा करें, वैक्सीनेशन लगवाएं, जिससे संक्रमण की रोकथाम हो। पंजाब के बरनाला से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां अवैध कब्जे को छुड़वाने पहुंची पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया गया कि हंगामे की शुरुआत तब हुई जब पुलिस ने उन लोगों के एक धार्मिक स्थल को खाली करवाना चाहा, जिस पर वहां रहने वाले लोग इतने भड़क गए कि उन्हें पुलिस पर भी हमला करने से डर नहीं लगा। सामने आई तस्वीर में कुछ लोग पुलिस वालों और उनकी गाड़ियों को निशाना बनाकर पत्थर फेंकते नजर आए। इस पत्थरबाजी में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भी इस हंगामे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अवैध कब्जे को खाली करवाने पहुंची पुलिस को इस हमले की उम्मीद नहीं थी। वो अपने बचाव में थोड़ी देर के लिए पीछे हटी, लेकिन जब हालात तेजी से बिगड़ने लगे तो उसने एक्शन लेने में भी देरी नहीं की। गुस्साई भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हवा में गोलियां चला दी। पुलिस की इस कार्रवाई ने लोगों को शांत कराने की बजाय आग में घी डालने का काम किया और इसके बाद तो वहां मौजूद लोगों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उन पर पत्थर बरसाए, जिससे आग बबूला होकर कुछ लोगों ने सड़क जाम करने की ठान ली। रोड जाम करो यार, रोड जाम करो सब। इस बीच वहां से सामने आई एक तस्वीर में हंगामा कर रही महिलाओं के सिर से खून बहता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके साथ ही वो लोग सड़क पर बैठ गए और उसे जाम कर दिया, जिसे देखते हुए पुलिस के और जवानों को वहां बुलाया गया। तब जाकर उन लोगों का गुस्सा शांत हो सका। बाद में घायल हुए प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया।
बिहार के नरकटियागंज से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पर एक आदमी की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहां मौजूद लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर खूब हंगामा किया और सड़क जाम कर वहां टायरों में आग लगा दी गई। हालांकि पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने पुलिस की एक नहीं सुनी। इसके बाद गुस्साए लोगों ने बाजार की तरफ जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया और ये बताया गया कि यह मामला 2 दिन पहले का है, जहां संदिग्ध हालत में मिली एक लाश पर लोग जांच की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि उस आदमी की हत्या की गई है। कोरोना की वजह से दिल्ली में लगी पाबंदियों के बाद बसों को आधी क्षमता के साथ चलाने का हुक्म हुआ, तो इसका असर जगह जगह बस स्टैंड के बाहर भीड़ के रूप में दिखा। ऐसे में आधी क्षमता के साथ चलने वाली बसें कई स्टैंड पर नहीं रुकी, तो कई घंटों से इंतजार कर रहे यात्रियों का धैर्य जवाब दे गया और दफ्तर पहुंचने में हो रही देरी से गुस्साए लोगों ने संगम विहार बस स्टैंड के पास सड़क पर ही धरना दे दिया। बसों का इंतजार करने वालों के धरने से सड़क पर जाम लग गया। विरोध करने वालों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कोरोना फैलने के डर ने भले ही बसों को आधी क्षमता में चलाने को मजबूर किया, लेकिन बस स्टैंड पर जमा भीड़ से असली मकसद तार तार होता दिखा। धरने की वजह से सड़क रुकी तो यात्रियों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंच गई, जिस पर विरोध करने वालों के साथ सख्ती करने का आरोप लगा। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस बिल्कुल जनता को मार रही है। बसों के इंतजार में कई घंटों से परेशान लोगों को जब पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ा तो उनके सब्र की सीमा खत्म हो गई। फिर जो गुस्सा फूटा तो कई बसों के शीशे चकनाचूर हो गए। हालांकि आम लोगों की परेशानी देखकर वो भी सहानुभूति जताते दिखे, जिनकी रोजी रोटी पर पत्थर पड़े। अब एकदम भी 17 सवारी कर सके तो पब्लिक क्या करेगी? कुछ देर में जैम तो खत्म हो गया, लेकिन सड़कों पर जरूरत से कम बसें होने की वजह से दिल्ली वालों की मुसीबत कम नहीं हुई। रॉस टेलर ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। वो बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड के खिलाफ होने वाले इस सीजन के मुकाबलों के बाद क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। टेलर ने न्यूजीलैंड के लिए कुल 445 मैच खेले, जिनमें कुल 40 शतक जमाए। यूपी के आजमगढ़ में सदर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक की जबान ऐसी फिसली कि उन्होंने अपनी ही पार्टी को उखाड़ फेंकने की बात कह डाली, जिसका वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। हम सब लोग संकल्प लेंगे, लेकर के अब समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इस बयान पर बीजेपी ने चुटकी लेने में देर नहीं लगाई। बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट के जरिए इसे इत्र कारोबारी के ठिकानों पर हुई छापेमारी से जोड़ दिया और लिखा कि इत्र की खुशबू सिर चढ़कर बोल रही है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहे हुनर हाट कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि ओमिक्रॉन संकट की वजह से यह फैसला लिया गया। यह हुनर हाट 23 दिसंबर से शुरू हुआ था और 5 जनवरी तक चलना था, लेकिन अब यह खत्म कर दिया जाएगा। अभिनेत्री नोरा फतेही ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी दी। साथ ही बताया कि कोरोना की वजह से उनकी हालत काफी खराब है। ऐसे में नोरा ने सभी को अपना बचाव करने की भी सलाह दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वहां लोगों की समस्याएं सुनी। और कर्नाटक में बहुत जल्द हिंदू समुदाय के धार्मिक स्थल सरकारी नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। अभी वहां के कई मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है, जिसे बहुत जल्द खत्म कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दी। उन्होंने बताया कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर करने के लिए विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक लाया जाएगा। कर्नाटक में बहुत जल्द हिंदू समुदाय के धार्मिक स्थल सरकारी नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। अभी वहां के कई मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है, जिसे बहुत जल्द खत्म कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दी। उन्होंने बताया कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर करने के लिए विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक लाया जाएगा। उस विधेयक का मकसद उन नियमों को हटाना होगा जो मंदिरों के प्रबंधन को किसी भी काम के लिए राज्य सरकार से इजाजत पर मजबूर करते हैं। इसका मतलब यह कि सरकारी नियंत्रण से बाहर होने के बाद मंदिरों को जो भी दान मिलेगा उसे वो अपनी मर्जी से विकास कार्यों में खर्च कर सकते हैं। सरकारी नियंत्रण में रहने पर मंदिरों के प्रबंधन को राज्य सरकार से कई मामलों में इजाजत लेनी पड़ती है। 2019 में उत्तराखंड के उस वक्त के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वहां देवस्थानम बोर्ड का गठन कर 4 धाम समेत 51 प्रमुख धार्मिक स्थलों को सरकारी नियंत्रण में लिया था। लेकिन पिछले महीने ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उन सभी धार्मिक स्थलों को सरकारी नियंत्रण से बाहर कर दिया था।
गृहमंत्री अमित शाह आज अयोध्या जाएंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमित शाह पहली बार अयोध्या जा रहे हैं। वहां वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे और वहां दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर के दर्शन करेंगे। वहां वो राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। गृह मंत्री के अयोध्या दौरे को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी खास तैयारियां की हैं। दर्शन पूजन के बाद अमित शाह अयोध्या में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अयोध्या के बाद गृह मंत्री अमित शाह संत कबीर नगर में एक जनसभा और बरेली में एक रोड शो भी करेंगे। झारखंड सरकार ने राज्य के लोगों के लिए पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की छूट देने का ऐलान किया, लेकिन इस सस्ते पेट्रोल की सौगात में कई पेच फंसे हैं। यहां समझने वाली सबसे अहम बात तो यह है कि झारखंड सरकार पेट्रोल के दाम नहीं घटा रही, मतलब कि पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा, बल्कि राज्य सरकार हर लीटर पेट्रोल पर 25 रुपए की सब्सिडी देने जा रही है। यानी कि वो सरकारी खजाने से पैसे खर्च करेगी ताकि लोगों की जेब पर बोझ ना पड़े। लेकिन झारखंड में हर किसी को पेट्रोल पर 25 रुपए की छूट नहीं मिलने वाली। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली बात तो यह कि यह फायदा उसी शख्स को मिलेगा जिसके पास राशन कार्ड होगा। राशन कार्ड नहीं तो सस्ता पेट्रोल नहीं मिलेगा। दूसरी शर्त यह है कि यह स्कीम सिर्फ और सिर्फ 2 व्हीलर्स के लिए ही बनाई गई है, मतलब कि झारखंड में रहने वाले जिस शख्स के पास राशन कार्ड है और मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर है, उसे पेट्रोल के दाम पर राहत मिलेगी। कार में पेट्रोल डलवाने पर राहत नहीं मिलेगी। और ऐसा भी नहीं है कि अगर सरकार सब्सिडी दे रही है तो जितना मर्जी पेट्रोल मोटरसाइकिल में डलवा लो। सरकार ने सब्सिडी देने के लिए पेट्रोल की लिमिट भी तय कर दी है। सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल पर ही प्रति लीटर के हिसाब से 25 रुपए की राहत मिलेगी, यानी कि हर महीने पेट्रोल पर 250 रुपए तक की मदद। 10 लीटर से ज्यादा पेट्रोल भरवाने पर कोई छूट नहीं मिल पाएगी। यह तो हुई स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी की बात कि किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन यह राहत मिलेगी कब से? तो इसके लिए हेमंत सोरेन सरकार ने 26 जनवरी 2022 की तारीख तय की है। अब लोग सोचेंगे कि क्या पेट्रोल पंप पर अपना राशन कार्ड दिखाना होगा तभी प्रति लीटर पेट्रोल पर 25 रुपए बचेंगे? तो पेट्रोल पंप पर यह सब्सिडी नहीं मिलेगी, वहां से पेट्रोल भरवाने पर पूरे पैसे चुकाने ही होंगे। सरकार सब्सिडी डालेगी सीधे मोटरसाइकिल चलाने वाले के बैंक खाते में। अकाउंट में हर महीने रुपए आएंगे जिससे पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा। इस योजना का ऐलान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर किया और तर्क यह दिया कि पेट्रोल की ऊंची कीमत की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर मार पड़ी। उन्होंने दावा किया कि गरीब के पास मोटरसाइकिल या स्कूटर होने के बावजूद वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा क्योंकि पेट्रोल डलवाने के पैसे ही नहीं है। इसलिए उन्होंने इस योजना को शुरू करने का फैसला किया। लेकिन यह जान लीजिए कि पिछले महीने केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद जब लगभग सभी राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वसूला जाने वाला वैट घटा दिया था, तब भी झारखंड सरकार ने वैट कम नहीं किया था। फिलहाल झारखंड में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 98 रुपए है, जिसमें लगभग 18 रुपए राज्य सरकार वैट वसूलती है। लेकिन प्रति लीटर पेट्रोल पर 25 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद 2 व्हीलर चलाने वाले जिन लोगों के पास राशन कार्ड है, उन्हें पेट्रोल 73 रुपए प्रति लीटर का पड़ेगा। मतलब यह कि पेट्रोल है तो 98 रुपए का, लेकिन जिन लोगों को योजना का फायदा मिलेगा उनको सरकार 73 रुपए में पेट्रोल देगी। यानी 18 रुपए वैट तो छोड़ेगी ही, बल्कि सरकारी खजाने से 7 रुपए और देगी। वहीं झारखंड में लगभग 59 लाख लोगों के पास राशन कार्ड है और एक अनुमान के मुताबिक वहां करीब 23 लाख स्कूटर और मोटरसाइकिलें हैं। इस योजना के ऐलान के साथ ही झारखंड देश का पहला राज्य बन गया जिसने पेट्रोल की ऊंची कीमत से सिर्फ गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत दिलाने के लिए स्कीम निकाली है। लेकिन सवाल यह है कि यह योजना लागू कैसे होगी, क्योंकि इतने लोगों का डेटा मेंटेन करना, उन्हें पेट्रोल पर सब्सिडी देना पेचीदा काम है। कई सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब फिलहाल राज्य सरकार के पास ने साफ नहीं किए। पहला सवाल तो यह है कि पेट्रोल पर सब्सिडी पाने के लिए क्या लोगों को पेट्रोल का बिल वगैरह सरकार को दिखाना होगा, या फिर पेट्रोल पंप मालिक को राशन कार्ड रखने वाले उन लोगों की लिस्ट तैयार करनी होगी जिन्होंने उसके यहां से अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर में पेट्रोल भरवाया, और फिर आगे वो जानकारी सरकारी विभागों को दी जाएगी, या इन सब पचड़ों में पड़े बिना राशन कार्ड रखने वाले जिस भी शख्स के पास मोटरसाइकिल या स्कूटर होगा उसे सब्सिडी जारी कर दी जाएगी, और की भी जाएगी तो कितनी? क्या 10 लीटर पेट्रोल के हिसाब से पूरे के पूरे 250 रुपए बैंक खाते में डाल दिए जाएंगे, या फिर उस जिसने जितना लीटर पेट्रोल खरीदा उतने पर 25 रुपए लीटर के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी? जैसे अगर किसी ने 5 लीटर ही पेट्रोल खरीदा तो क्या उसके खाते में सिर्फ 125 रुपए ही आएंगे? सवाल कई हैं,
लेकिन झारखंड सरकार का कहना है कि वो अभी इस योजना को लागू करने का खाका तैयार कर रही है और 26 जनवरी से पहले पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। राजस्थान में टीका नहीं लगवाने पर सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। जयपुर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जो भी 1 फरवरी तक कोरोना वैक्सीन का टीका नहीं लगवाएगा उसे सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। साथ ही ऐसे लोग सार्वजनिक जगहों पर भी नहीं जा पाएंगे। केवल जो हमारी सुविधाएं हैं उसके लाभ से वंचित किया जा सकता है। गुजरात में 1 जनवरी से उन्हीं लोगों को सरकारी दफ्तरों में आने की इजाजत मिलेगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी। इस सूची में 8 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। क्रिकेटर स्मृति मंधाना को आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी करार दिया और उसके राज में हुए पलायन की याद दिलाने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी 3 P के आधार पर चलती थी, परिवारवाद, पक्षपात और पलायन। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने ट्विटर पर पलटवार किया और राज्य के हालात को खराब बताकर इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। और अफ्रीकी देश सूडान में सेना के शासन के खिलाफ हुआ प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहां सेना ने इसी साल 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री और दूसरे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर तख्तापलट कर दिया था, जिसके बाद विरोध में अब लगातार प्रदर्शन वहां पर शुरू हो गए हैं। और इसी कड़ी में सैकड़ों की तादाद में लोग एक बार फिर राजधानी खर्तूम की सड़कों पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन जल्द ही ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। लोगों को रोकने के लिए तैनात सुरक्षा बल ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। इस कार्रवाई के बाद वहां भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। इतने गोले दागे गए कि सड़क जंग का मैदान लगने लगी और पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। हालांकि लोग भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी सुरक्षा बल के जवानों पर पथराव शुरू कर दिया। इससे पहले वहां की सड़कों पर एक बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें झंडे लहराते हुए हजारों प्रदर्शनकारियों ने सेना के शासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान एक छोटा सा बच्चा भी दिखा जो बवाल के बीच सड़क पर सूडान का झंडा लहरा रहा था। هذا المجلس الانقلابي تماما وبإرساء بعد كده حكومة مدنية ديمقراطية। इस झड़प में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए, कईयों को हिरासत में भी ले लिया गया। खबर है कि तख्तापलट के बाद से ही जारी इन प्रदर्शनों में अब तक करीब 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। वहां सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर में हुई एक मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। आतंकियों से मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवान और सीआरपीएफ का 1 जवान घायल हो गया। रिफत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रिफत, और क्या जानकारी मिल पा रही है? हाँ जी बिल्कुल, ये जो रात के दौरान ही एनकाउंटर शुरू हुआ था, ये पंथा चौक एरिया है आउटस्कर्ट से श्रीनगर का, और वहाँ पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को, जिस तरीके से पुलिस ने कहा, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और बहुत ही जल्द ये एनकाउंटर खत्म हो गया कुछ ही मिनट्स में, और 3 मिलिटेंट मारे जाने की खबर जो है पुलिस ने दे दी। तो जिस तरीके से आपको मालूम है कि इससे पहले भी 2 एनकाउंटर्स जो हुए थे 29 और 30 की रात को साउथ कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, उनमें भी 6 मिलिटेंट मारे गए थे, और पुलिस ने यही कहा था कि वो उनका ताल्लुक जो है वो जैश से है। और ये जो 3 मिलिटेंट अभी पांथा चौक एरिया में मारे गए, उनकी आइडेंटिफिकेशन एसिटेंट की जा रही है। तो ऑपरेशन खत्म हो चुका है, 3 मिलिटेंट मारे जाने की पुष्टि पुलिस ने कर दी है। वहीं जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकों पर बड़ी चोट जारी है। महज 24 घंटों में ही सुरक्षा बल ने वहां 9 आतंकियों को ढेर कर दिया। इससे पहले 30 दिसंबर की रात को कुलगाम में 3 और अनंतनाग में 3 आतंकियों को मार गिराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने दावा किया कि इस साल अब तक 174 आतंकी मारे जा चुके हैं। और ऐसा पहली बार है जब कश्मीर में आतंकियों की संख्या 200 से कम रह गई है। यही नहीं, लोकल आतंकियों की तादाद भी पहली बार 100 के अंदर सिमट गई है। ऐसे में पुलिस ने दावा किया है कि घाटी में आतंकवाद बढ़ने की बजाय कम होता जा रहा है। वहीं प्रयागराज के कीटगंज इलाके में कल शाम हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया। सरेआम एक चाट बनाने वाले की दुकान पर फायरिंग की गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इनमें 2 सगे भाई चाट बेचने वाले बेटे हैं, जबकि वहां मौजूद एक ग्राहक और वहां से गुजर रही एक छात्रा को भी गोली लग गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस फायरिंग का आरोप उसी इलाके में रहने वाले एक निलंबित सिपाही और उसके साथी पर लगा, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर में आग लगा दी। पुलिस ने दमकल कर्मियों की मदद से आरोपी के घर में लगी आग को बुझाया।
फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। यही सामने बैठने उठने के दौरान ही इससे सामने विनोद जी जो चाट वाले थे, विनोद चाट वाले के परिवार के संदीप हैं, राजन हैं, इन लोगों से इनकी टसल हुई, कहा सुनी हुई। इसके पीछे ज़मीन का विवाद या कोई पैसे के रुपए का लेन देन या कोई ऐसी मतभेद नहीं, सिर्फ सामने कहा सुनी हुई। अभी बच्चे से बात हुई है जो इंजर्ड है संदीप, उनके बेटे से, तो उन्हें कहना है कि वो एक दिन धक्का दे दिया था मुझे, तो पापा ने कहा था धक्का क्यों दे रहे हो, गाली क्यों दे रहे हो। इसी बात पर इनके विवाद बढ़ गया था। इसमें 3 लोगों को गोलियाँ लगी हैं, संदीप हैं और राजन हैं, और एक वहाँ पे काम से आए थे अपने राम जी, उनके पैर में लगी है। दुकान के सामने देख देख के गाली बक रहा था, जिस पे बड़े भैया जो है संदीप गुप्ता जी, उन्होंने उसको रोका टोका, तो उसने कहा कि आज तुमको मैं देख ही लेता हूँ। उसने वहाँ से अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और बड़े भैया पे 2 गोली चलाई और छोटे भाई पे 1 गोली चलाई। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक।